गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का 4th डे है और हम लोग का पॉलिटिकल साइंस चल रहा था, तो उसमें से दी जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संवैधानिक विकास के चरण, ये सब पढ़ चुके थे। और संवैधानिक विकास के चरण में ही कुछ पॉइंट्स बाकी थे, उस पर आज चर्चा करना है। आई होप संवैधानिक विकास के चरण आज समाप्त हो जाए, फिर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग का कल कहाँ तक ख़त्म हो गया था? आज हम लोग को स्टार्ट करना है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका निर्माण लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संशोधनों के फलस्वरूप हुआ था। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग का जो जनरल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका जो 70% पार्ट है वो इसी अधिनियम से लिया गया, इसी अधिनियम के थ्रू बना है हमारा जो संविधान है। ऐसे तो सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, बट फिर भी इतने देशों के बावजूद 70% जो हमारा संविधान है वो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसी से लिया गया है। और ये बन के क्यों आया था? जो लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932 में, और वहाँ पे जो संवैधानिक सुधार की बात की गई थी कि अब ऐसे होगा, अब ये कारण बताए जाएंगे, ये नियम बनेगा, उसी का जो एक संस्तुति था, उसी के फलस्वरूप, उसी का ये फल था भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत बहुत सारा काम हुआ भारत में। जब 70% इसी का संविधान में वर्णित थे, तो खैर इसका तो बहुत सारा काम है और उतना किसी से संभव नहीं है कि उसको एक साथ एक्सप्लेन करना, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें से जो एक्सप्लेन हो पाया वो हम कर दिए हैं। जो भी हमको लगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे इसके तहत क्या हुआ था, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक न्यायालय, इसको संघीय न्यायालय कहते हैं। उसकी जैसे क्वेश्चन आएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। जैसे क्या, संघ समवर्ती सूची जो होता है, प्रांत वाला सूची और संघ सूची, इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के थ्रू हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू हुई थी। संघ सूची में कौन कौन सा मामला आता है? विदेशी मामला, मुद्रा का मामला, नौसेना का मामला, समवर्ती में दंड प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया, और प्रांत में पुलिस। प्रांत मतलब राज्य, समवर्ती मतलब समवर्ती नियम, समवर्ती कानून, जिस विषय पे राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती कहते हैं। मतलब दोनों का मर्जी से दोनों जो इस पे ये करे उसे समवर्ती कहते हैं। प्रांत जिस पे केवल राज्य सरकार का हक हो, अधिकार हो नियम बनाने का, और संघ जिस पे केवल केंद्र सरकार का अधिकार हो। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था, कौन से अधिनियम में, तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना और केंद्र में राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया था। ये क्या है? शक्ति का विभाजन ही है ना, कि बहुत सारा शक्ति था, अब उसको विभाजित कर दिया कि ये जो पुलिस का काम है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार देखेंगे, और दंड प्रक्रिया जो हुई, विधि प्रक्रिया जो हुई, ये दोनों मिलके देखेंगे, केंद्र और राज्य दोनों। और विदेशी मामला जो हो गया, नौसेना का मामला हो गया, मुद्रा का मामला हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार देखेंगे। तो ये हमारे शक्तियों का विभाजन होगा, इकाइयों में बांट दिया गया। किसमें? द्वैत शासन। इसी को क्या कहते हैं? द्वैत शासन, एक संघ का और एक केंद्र का। किसमें हुआ? 1935 में हुआ। और क्या हुआ? 1935 की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल में निहित थी। जैसे हम लोग का बहुत बार आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि 1935 का जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है, तो गवर्नर जनरल में निहित है। जैसे कि बहुत सारा मामला है, जैसे ये हो गया विदेशी, नौसेना, मुद्रा, ये संघ में हो गया, दंड विधि प्रक्रिया समवर्ती में हो गया, पुलिस प्रांत में हो गया। तो बहुत सारा ऐसा भी तो होगा जो इससे बच गया, बहुत सारा ऐसा नियम होगा, कानून होगा, समस्या होगा, दिक्कत होगा जो इससे बच गया, तो वो किस में आ गया? गवर्नर जनरल में। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो अब जो भी इसमें नियम कानून बचा हुआ है वो संघ में आ जाएगा। इन दोनों में जो है सो है, और जो भी बच गया अवशिष्ट शक्तियाँ वो अभी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। बट उस समय जो थी 1935 की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल एक पद था,
इस पे हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। उसमें था कि गवर्नर जनरल के पास जो होगी वो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कर दिया गया कि हर एक प्रांत का अपना स्वायत्तता माननीय होगा। जैसे हर एक प्रांत, राज्य सरकार केंद्र पे निर्भर नहीं होगी, प्रांत का अपना एक शासन होगा। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की नींव कब रखी गई? तो 1935 में ही। संघ की 2 इकाइयाँ थी, कौन कौन? ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें। जैसे 2 हो गया ना, मतलब एक ये भारत था, इस पे शासन करने वाले जब ये नियम आया बन के, तो क्या हो गया कि भाई इतने पे तो ब्रिटिश का ये है, और भारतीय रियासतें भी थे, भारत के राजा भी थे, वो भी शासन कर रहे थे। जैसे ये मेवाड़ हो गया, ये आगरा हो गया, ये कुछ और हो गया, तो इस पे भी जो शासन कर रहे थे, तो ये क्या काम किए? ब्रिटिश सरकार जो था वो क्या काम किया कि इन लोग का भड़काने का काम किया। किसके? हमारे जो क्रांतिकारी थे उसके विरुद्ध, कि भाई ये ऐसा जो क्रांतिकारी लोग कर रहे हैं, बिना मतलब का काम कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आप हम में हस्तक्षेप नहीं कीजिए, हम आप पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप एक मंथली किराया बांध दिए कि आप सभी मिलके हमको वो मंथली किराया दे दीजिए, और हम आप लोग को कुछ नहीं करेंगे, आप लोग के राजगद्दी पे आप लोग को बैठने देंगे। आप लोग का जो भी शासक है, जो भी क्षेत्र है, हम आप ही का उस पर राज्य चलने देंगे, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सारे राजा समझ गए कि हाँ भाई कितना बढ़िया काम तो है, इनको कुछ देना ही है ना, दे लेके काम चल जाएगा। तो क्या हो गया भाई कि 2 रियासतें थी, एक देसी रियासतें, जैसे मेवाड़ के जो शासक होंगे वो देसी रियासतें होंगे, और ब्रिटिश भारतीय प्रांत, भारत का ही प्रांत था लेकिन वो ब्रिटिश के एकाधिकार में था। जैसे यहाँ पे एकदम दिल्ली है तो एकदम ब्रिटिश के हक में था, और पटना है कि देसी रियासत में थी। बस एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वैसे ही था कि एक देसी रियासतें और एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, इसी दोनों में बट गई थी, संघ की 2 इकाइयाँ हो गई थी। चलिए, अब क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा उस समय कहते थे, अभी क्या है वो म्यांमार है। तो बर्मा कब अलग हुआ भारत से? 1937 में हुआ। किस अधिनियम के थ्रू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किसकी स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की। मुद्रा शाखा की जो एक इकाई थी, तो एक कुछ ना कुछ तो एक ऐसा गृह होना चाहिए ना जहाँ पे मुद्रा का ये हो, शाखिक मुद्रा का निर्वहन हो, तो वही हुआ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के थ्रू 1937 में। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना हो गई। और क्या हुआ कि एक प्रांतीय सेवा आयोग जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त संघ सेवा आयोग कर सकता है। जैसे ये एक ही, जैसे अभी होता है ना, ये कोलकाता के जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है, वो क्या कर सकता है? बस एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, वो दिल्ली का भी निर्वहन कर सकता है। जो केरल का है वो क्या कर सकता है? मेघालय का भी कर सकता है। वही क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त संघ सेवा आयोग स्थापना हो गई थी इसी अधिनियम के थ्रू। और क्या हुआ? मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार मतलब अपना मत देना, अपने अधिकार से किसी व्यक्ति को हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी पद के लिए, मताधिकार, अपना मत देना अपने मत से। तो मताधिकार का विस्तार हुआ और 10% भारतीय जनता का वोटिंग हो गया, मतलब 10% जो लोग थे वो वोटिंग कर पाए, इतना विस्तार हुआ। और क्या हुआ कि दलित जातियां, महिलाएं, मजदूर वर्ग के लिए भी अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो गई। ये तो हम लोग का 1909 जो था वहीं पे निर्वाचन पद्धति स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम लोग जो बोल दिया था कि मेरा अलग दीजिए, तो वहीं से हो गया था। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें अच्छे तरह से एकदम बंट गया। उसमें वो डिमांड हुआ था कि नहीं हमको ये चाहिए, और यहाँ पे जो है वो कार्य संपादित हो गया। किस किस में हो गया भाई? तो दलित का अलग हो गया, महिलाओं का अलग हो गया। जैसे अभी कहते हैं ना कि ये सीट महिला के लिए रिजर्व है, ये आरक्षित सीट है, ये दलितों के लिए आरक्षित सीट है। वो काम कब हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू हुआ। और क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार हो गया। जैसे जो अभी भी क्या है कि 6 विधानमंडल है जिसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई है। जैसे बिहार, असम, बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, ये सब क्या थे? उस समय के थे। अभी क्या है, कुछ नाम में परिवर्तन आया। जैसे बिहार तो बिहार ही है, लेकिन संयुक्त प्रांत जो उस समय था अभी वो क्या हो गया है?
उत्तर प्रदेश हो गया है। तो बिहार, असम, बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत यानी यूपी में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है ना, द्विसदनीय विधायिका है। तो इस चीज़ की शुरुआत कब हुई थी, भारत शासन अधिनियम में हुई थी। अच्छा, प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था है उसके जनक किनको माना जाता है, प्रांत में द्वैत शासक के जनक किनको कहा जाता है, लियोनेल कर्टिस को, लियोनेल कर्टिस को इनका जनक माना जाता है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का। तो भारत शासन अधिनियम क्या हुआ, बहुत सारा काम हुआ और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है अधिनियम, और 70% हमारा संविधान इसी से बनाया गया है और बहुत सारा काम है इसमें। कुछ मेन पॉइंट जो था उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। चलिए, अब जो हम लोग का था संवैधानिक विकास का चरण, उसके हम लोग लास्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्या था भाई, ये माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दे दिया गया। जैसे एक माउंटबेटन योजना था, माउंटबेटन एक व्यक्ति थे, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1947 है, इसमें माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दे दिया गया, मतलब विधि बना दिया गया, वैधानिक रूप से इसको सही मान लिया गया कि माउंटबेटन योजना जो थे, मतलब हम लोग का भारत और पाकिस्तान का जो ये विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ, तो वो माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है। तो वो किस एक्ट में ही पारित हुआ, तो भारतीय परिषद अधिनियम में ही माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दे दिया गया। मतलब ये कुछ सोच रहे थे, ये कुछ करना चाह रहे थे, बट इनका कुछ हो नहीं रहा था। तो ये किसके थ्रू हो गया, इस अधिनियम के थ्रू हो गया कि अभी हम कुछ सोच रहे हैं, वो मोदी जी एक अधिनियम के थ्रू वो जनता के सामने ला दिए, वही हो गया। माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप मिल गया कौन से, भारतीय परिषद अधिनियम 1947 में। इसी योजना के द्वारा बहुत सारा काम हुआ, माउंटबेटन योजना के थ्रू हमारे देश में बहुत सारा काम हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य बन गया। अधिराज्य मतलब अब जो अभी पूर्णतः राज्य के रूप में तब्दील ना हुआ हो, अधिराज्य था वो। तो भारत भी उस समय अधिराज्य था और पाकिस्तान भी उस समय अधिराज्य था। यानी 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे दोनों देश विभाजन हो गया, पाकिस्तान, ये भारत का सृजन हो गया, पाकिस्तान अलग चला गया। ये किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत। और प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड सरकार करेगी। मतलब इंग्लैंड के जो सरकार थे, इंग्लैंड के जो सत्ता थे, वहाँ के जो मालिक थे, वही नियुक्ति अभी भी करेंगे। मतलब सोच लीजिए, फिर बचा क्या भारतीय के पास, अभी भी मतलब क्षेत्र मेरा और शासक आपके, तो फिर क्या ही रह गया भारतीयों के पास। जब शासक फिर से आप ही कीजिएगा तो फिर दोहन कीजिएगा हम लोग का। तो इसमें क्या बोले भाई कि प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल तो एक होगा, लेकिन जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड सरकार करेगी। और क्या हुआ कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। मतलब भारत सचिव का जो पद था उसको हुआ कि नहीं, अब इसको हटा दीजिए क्योंकि सब अपना अपना राज्य बन गया, आई मीन अधिराज्य बन गया, तो अब इसकी क्या ज़रूरत है। अब राष्ट्रमंडल का एक सचिव नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रमंडल मतलब वैसा राज्य जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार हो, कभी ना कभी वो ब्रिटेन के अत्याचारों से ग्रसित रहा हो, ब्रिटेन का उस पर शासक रहा हो, ब्रिटेन उस राज्य का शासक रहा हो, उस पर सत्ता किया हो, उसी को राष्ट्रमंडल कहते हैं। जैसे अभी भी है ना कि राष्ट्रमंडल का कौन कौन सा सदस्य है, तो भारत मेरा अभी भी हमेशा रहेगा, तो हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आगे की बात है, बट अभी जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है। तो यही कहा गया कि भारत सचिव का जो पद है उसको समाप्त कर दीजिए और जितना भी है ऐसा ऐसा राज्य, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सचिव नियुक्त कर दीजिए, टोटल का एक ही सचिव हो जाएंगे। और क्या हुआ, बाल्कन प्लान, इस्मा प्लान, डिक्की बर्ड प्लान, ये सब भी क्या है 1947 में ही आया था, माउंटबेटन योजना के थ्रू ही आया था। माउंटबेटन जो थे वो भारत की आज़ादी के लिए ही डिक्की बर्ड प्लान तैयार किए थे। मतलब बाल्कन, इस्मा, डिक्की बर्ड प्लान, ये क्या है, तीनों एक ही है। और इसको तैयार कौन किया था, माउंटबेटन। और किस योजना के तहत, मतलब किस कार्य के तहत किए थे, तो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए किए थे। अच्छा, इसका नाम ये क्या बोलते हैं, बाल्कन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के सामने जब इसको प्रस्तुत किया गया, जब ये माउंटबेटन
जी आए और इस योजना को क्या बोलते हैं, ये माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किए जवाहरलाल नेहरू के सामने। तो जवाहरलाल नेहरू इसको तुरंत अस्वीकार कर दिए और बोले कि ये बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगा। हमारा जो देश है उसमें बाल्कनीकरण मतलब बचत, तो मतलब छोटा सा चीज़, छोटा तुच्छ को ये आमंत्रित करेगा, बुलावा देगा। और हमारे देश के जो संघर्ष में हिंसा जो है, मतलब हमारे देश के जो वीर से क्रांतिकारी है उनको क्या करेगी, भड़काएगी। ये हम एक छोटा सा चीज़ को अपना लेंगे तो हमारे जितने क्रांतिकारी हैं उनको दुख होगा ना। और ये हमारे लिए बहुत छोटा सा चीज़ है, ये बाल्कनीकरण है। आप मेरे देश का बालकनी कर रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनका मनत्व को आप नीचे कर रहे हैं। ये देख के आप हम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये बाल्कन प्लान है, बच्चा का प्लान है, प्लीज़ दूर कीजिए इसको। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बाल्कन प्लान पड़ गया। और क्या हुआ कि इस प्लान को हेस्टिंग्स इस्मा जो थे वो प्रस्तुत किए थे। हेस्टिंग्स इस्मा और बहुत सारे लोग मिलके इस प्लान को किए थे, जैसे डिक्की बर्ड थे, हेस्टिंग्स इस्मा थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये तीनों मिलके इस प्लान को प्रस्तुत किए थे, तो इसी वजह से इसका नाम इस्मा प्लान भी पड़ गया, ठीक है। और डिक्की बर्ड प्लान भी पड़ गया। और इस योजना का क्या प्रावधान क्या था, ये योजना आया ही क्यों था, इस योजना का क्या कार्य था, क्या मेन उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए। जैसे कि अभी पंजाब है तो इसको पूरा भारत ना बना के एक अलग पंजाब बना दिया जाए, एक अलग बिहार, एक अलग उत्तर प्रदेश, मतलब हर एक का अलग अलग अपना अपना शासक हो। इसका शासक अलग, इसका शासक अलग, इसका शासक अलग, ना कि पूरे भारत का एक शासक हो। इस योजना का यही था कि प्रांतों प्रांत में जाके अलग अलग सत्ता का अलग अलग हस्तांतरण कर देना। जैसे देसी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को एक छूट होगी। जो देसी रियासत है उनको ये छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। जैसे जो भी राज्य था वो, जैसे ये टोटल पहले भारत था, इसमें से बट गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब इसमें से जो भी राज्य थे, जो भी जनता थे, उनको ये फ्री किया गया कि आप या तो इसमें मिल जाओ या तो इसमें मिल जाओ, या आप चाहो तो स्वतंत्र राज्य की भी अस्तित्व आप बनाए रख सकते हो। आप पे किसी का कोई जोर नहीं होगा, आप चाहे तो इस पे रहो या किसी में ना मिलो, आप अलग अस्तित्व, आपका एक अलग अस्तित्व रहेगा, आपका एक अलग पहचान रहेगा। आपको कोई नहीं कह सकता है कि क्यों आप मेरे में मिलो या आप मेरे में मिलो, मतलब आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको जहाँ मिलना है आप मिल सकते हैं या बिना मिले रह सकते हैं। इसी बाल्कन इस्मा एंड डिक्की बर्ड प्लान का मेन उद्देश्य यही था, माउंटबेटन योजना का। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि माउंटबेटन योजना क्या है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1947 हम लोग का समाप्त हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता पूर्व गठित जो था अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। ये दोनों पढ़ने के बाद कुछ मेन पॉइंट होगा, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग को हम एक लास्ट में बोले थे, फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि भारत का, बंगाल का जो फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर थे उस पर चर्चा करेंगे। ये सब करने के बाद ये चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।